आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, दिस गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर दरगाह, मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज। सर, देयर वाज एन अटेम्प्ट इन द कंट्री that to make the country as a Hindu Rashtra which has been rejected by the people of this country. இயற்றப்படுகிற சட்டம் அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானதாக இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளுகிற கடமையும் தங்களுக்கு உண்டு. you are stopping me from praying. ஏன்னா அது மட்டுமல்ல, குறிப்பாக குறிவைத்து இஸ்லாமியர்களை தாக்குகிற போக்குத்தான் இது. वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल से मोदी सरकार की मंशा साफ पता चल रही है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाहर आना नहीं चाहती है। आप नहीं हो देश के अधिकार के संरक्षक। वहीं असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा? वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। दिस गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर दरगाह, मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी लोकसभा में खूब गरजे, हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है। समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा? ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और जदयू वहीं भाजपा के साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए इस बिल के सपोर्ट में अपनी बात कही। ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? पूरी कहानी क्या है देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं फारम फौजी और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया क्योंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर, इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको 1-1, 2-2 मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, तो बोलेंगे तो 2-2 मिनट। जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ, बोलिए। Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that, they are giving the Waqf donations. Now,
Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. To manage these own affairs in matters of religion. To own and acquire movable and immovable property. And to administer such property in accordance with law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple Devaswam board. Anybody can believe that that temple Devaswam board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. Sir, that we are talking about you are telling we are the Constitution. When we are showing the Constitution, you are telling you people are protecting the Constitution. This is a fundamental attack on Constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jain. Next, you will go for Parsi. Next, you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. Sir, in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of India? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system, answer 3. Sir, basically the 3. Sir, clearly, Waqf by use. There is a concept of Waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody knows that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There is still bit of justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have now deed. There were traditional attitudes. My point is that every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision
which come from the hurt. Now you are ill motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. श्री मोही बुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़्फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर ये रूल 72 के तहत ये विषय है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह, मैं इससे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। श्री सुदीप बंदोपाध्याय, आपका नंबर। Sir, I will be brief. My constituency is City Kolkata. I have huge number of Muslims and full of waqf properties and everything. I am little aware. I will speak only few points that it is a violative of Article 14, which is equality before law. It is unconstitutional due to violation of Article 25 and 26 of the Constitution, which talks about right to freedom of religion. It is opposing that right. It is against federalism, as land as stated, the 7th schedule of the Constitution is a state subject. In Sardar Sayedana
Tahir Saifuddin Shahib versus State of Bombay, 1962, the Supreme Court ruled that states should not interfere in the matters of religion. This bill is divisive. The bill is anti-constitutional. The bill is anti-federal. Therefore, I strongly object to the introduction of the bill. Srimati K. Kanimoji. Thank you, sir. It's a very sad day in Parliament today. This year, when we came back to the Parliament, many of the members took their oath with the Constitution in hand. That was to protect the Constitution, to imply that the Constitution is supreme and it has to be protected. But today, we see that this government is blatantly going against the Constitution. This bill is just not against the Constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. Yes. It shuns justice in every possible way. The bill violates Article 25 and Article 26 of the Constitution, which says we have the right to follow a religion and the rights of the religion to follow and manage its own religious affairs. The bill allows non-Muslims to be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? Yes. Would you allow that? No, also Sikhs. And Sikhs? Parsis? Would you allow that? No. But then, why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that religion? Is this not unfair? Is this not against the law of justice? And it is a direct violation of Article 30 of the Constitution, which deals with the minorities to administer their own institutions. You're bringing others, now you're giving the right to decide whether the property belongs to the government or the work board, the collectors, and then another committee above them will be deciding whether the land or the property belongs. And we know already many old mosques are in danger today. Yes. Suddenly, there is a PIL and people are sent, archaeologists are sent there, and they discover that it was a temple before this. And then there is hate, division, issues among the people of the country. It is happening. Don't answer it. Don't answer it. It is happening. And this bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group. And it violates Article 14 of the Constitution, which says equality before law. And it is omitting Section 40 of the existing bill, which deals with the powers of the work board to decide whether a property is the work board property or not. So this bill is completely against the Muslims, the minorities, and it does not believe that this country is made of people. Secular. It's a secular country. It is made of people who have different kinds of belief, different languages, different ethnicity, and different religions. This bill will destroy
what our forefathers dreamt India should be. I oppose this bill. Thank you. राजीव रंजन जी। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदस्य बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय। कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my case, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा? तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform the parliament first before leaking it selectively to the media, is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please.
एक मिनट, संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको बिल को। इसीलिए वो कल But it came in the media before that. बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था। It came in the media. ये जस्ट क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। मीडिया के पास कैसे पहुंचा? ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद, फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस लीक का कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। मैं तारीख सही बताता हूँ, अभी आपको 1 मिनट में तारीख सही बताता हूँ। सर्कुलेट किया, 1 मिनट मेरी बात सुने, सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने, एक मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजर सब दल के नेता थे। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, the only concern is this should not be a pattern, because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I'm raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kani Mozi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting section 40. Now, Waqf is there or is not there is clearly needs to be told. You have deleted section 40, sir. It is not helping the cause, or I don't know what the intention is. If you are really bringing in transparency into a system, why are you deleting section 40 is my question to this. Then the Waqf tribunal, it's completely weakened. The tribunal has no powers, because if anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the tribunal, sir? So this is a... Please wait, you hear us. Patience, yaar. Then there's section 108, section B. The rules will be made by the central government. Then what will be the rule of the states? The states, cooperative federalism, तो ये सरकार भूल ही गई है हर चीज में, sir. Yesterday in the GST we had the same issue. The Honorable Finance Minister gave us a very long reply, detailed reply, which I appreciate. But she's saying that nothing is, don't bring issues here, go back to the states. So then why are we elected here? Why do we have a parliament if for everything we have to go back to the states? And states का कोई सुने तो ना. That is the other problem. They say write to the states, then why are we writing to ministers here? It has no value. How can you undermine the central government? This is supreme, all state subjects. State GST, sir, I agree with you. But if in the GST council my minister doesn't come, what can I do? If we are not heard, how will it happen, sir? So my request is in 108 section B, the rules, states need to have their powers. Please do not take powers away. And equity before law. Sir, this country is about unity with diversity. Any country where, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's our moral duty to make sure, please, the government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? Sir, we object. Please withdraw this bill. Let's have more detailed discussions. There are committees which are forming. Let's discuss it and only then bring a bill which is fair and which is just in this country. Because in this constitution, every citizen matters and counts. That's what rightfully is given to every citizen, sir. Thank you. माननीय सदस्यगण, एक बार फिर चेक कर लें, इस बिल को 6 तारीख को सर्कुलेट कर दिया था। आप पोर्टल पे चेक कर लें, क्योंकि आप सदन के बारे, संसद के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं विषय को क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपने कहा कि ये बिल सीधा मीडिया में आया और हमें सर्कुलेट नहीं किया, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। मीडिया में क्या क्या बात आती है इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि बिल सर्कुलेट 6 तारीख को हुआ है। एमपी अब्बू समदानी,
E.T. Mohammed Bashir. नहीं आप बोलेंगे वो बोले दोनों में से एक बोलेंगे कोई बोलना चाहिए Myself. अच्छा Sir, thank you very much, sir. I vehemently oppose the very presentation of this bill. As correctly pointed out by my learned friends, this is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26, and Article 30. Sir, this bill is ill-motivated, sir. You have got dirty agenda with you in bringing this. Sir, if this bill is passed, the entire boxing system will be collapsed, sir. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, Work Board and Work Council, all these bodies will have no existence. They will not have any value because all the powers vested with these bodies are captured by the government and handed over to the district collectors. It's a funny thing, sir. Similarly, sir, this will spoil this secular nature of this country. Yes. Muslims cannot donate to the Hindu system and they cannot donate to work system. That is the restriction. Are you not ashamed of making this country in this way, sir? What is happening in this country? You have forbidden that kind of thing, sir. At the same time, this will jeopardize all the system. Now, Work Board and Council, if you go through that bill, sir, what is happening? They have no any power. All the powers are going to be vested with the collector. As per this act, collector is superior than the chairman of the Work Board, sir. That is the system we can see in this, sir. Sir, the funny thing is not that, sir. Once this bill is passed, the evacuation of the encroached property will become impossible. That is the funny thing, sir. This bill says that once government is encroached in this, government building is situated in the Waqf land. Even after verifying, if that is cleared, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on Waqf land. That is another thing, sir. Sir, another thing, we can very well understand. Powers of the Waqf administration, they will have no, this chairman and the Waqf board members, they will have no any power. In this various bodies, in the Parent Act, there was a clause. What was that? From various constituency, members are there. There was a stipulation that there should be Muslims. But here, you are saying only two names. That should be non-Hindu, non-Muslims. Even the name of a Muslim is not mentioned in this, sir. It means that you want to engross the entire system according to your liking. That is what is happening, sir. Yes. And we have to understand one more thing, sir. Government is trying to create a lot of injustice, sir. Because we had a lot of work. I have participated in 50 in the Lok Sabha. A JPC was constituted under Mr. Rahman, our leader, community leader. Umar Khan. He made a wonderful report, sir. It was very clear. There was a lot of good thing. You are repealing all these clauses. After a lot of study, Rahman Khan committee recommended certain things and amendment was made accordingly. Now you are repealing all these clauses. So what I am saying is, you are cruel in this. You have to be sympathetic in this, sir. This legislation, you are killing, ruthlessly killing the system, the work system. I urge upon you to prevail wisdom. You must think about that. Don't poison this country in a different way. That is what you are doing. Your intention is to spoil this country's communal unity. What you are doing is, you are putting Hindus and Muslims in watertight compartment. You may have that desire, but we will not allow this country to go in that direction. Yes. Sir, with this word, I conclude. Thank you very much. K. Radhakrishnan. Very good. Sir, I strongly oppose the Waqf Amendment Bill.
on behalf of Communist Party of India, Marxist. Sir, this is against our motto, unity in diversity. This bill has breached our constitutional right of practice of religions. This bill has violated the constitutional article 25, 26, 27, 28 and 30. As per the bill, the Waqf board will become a nominated body. Only intention of this bill is to demolish the Waqf. Before bringing this bill, no consultation has been done by the government with any states or with a Muslim or other organization. So the government want to withdraw this bill. We demand, if not done, send it to the standing committee for wide consultation. Thank you. श्री N.K. प्रेमचंदन, आप नोटिस और आप नियम के तहत ही बोलते हो? Yeah, my notice is there, sir. First of all, रूल्स के तहत ही बोलते हो? Yes, sir. First of all, I would like to express our sincere thanks to the Honorable Speaker. This is the first time during my experience, when a bill is opposed on the ground that it is outside the legislative competence of the bill, the Speaker has the authority to grant a full-fledged discussion. And the first time you have allowed for such a discussion, we are thankful to you. Sir, that is 72, second proviso, Rule 72, 72, 1, second proviso. Sir, I vehemently, very strongly oppose this Waqf Amendment Bill 2024 under Rule 72, 2 of the Rules of Procedure. 4 reasons I am suggesting. Number 1 is the provisions of the bill violates fundamental rights envisaged in Article 25 to 28 of the Constitution. It violates Article 13(2) of the Constitution. And the third one is the bill is against the basic feature of secularism enshrined in our Constitution that cannot be altered, because it is the basic features of the Constitution that cannot be altered or changed. And the last one is the statement and objects and reasons narrated in the statement of objects and reasons are not sufficient to bring a new legislation. These are the grounds by which I am opposing the introduction of this bill. Sir, the sole intention of the Waqf is for the better administration of Waqf properties. Waqf is a permanent dedication by any person or any movable property or immovable property for any purpose of a recognized by the Muslim law. And it is considered as a pious, religious and charitable activity. It is absolutely a religious activity come within the purview of Article 26 of the Constitution. This government is intruding into the religious freedom of a particular community, that too Muslim. And you are particularly targeting the community Muslim, sir. That is the real case by which, sir. So, sir, coming to see, if you go through the legislation, it is very interesting. If you go through the legislation, you are disempowering the Waqf board as well as the council, and to determine whether a property is a Waqf property or not, it is being declared by the collector or the government. And 1 or 2 seconds, and you are removing section 104, removing section 40 means there is no need of a Waqf board. The Waqf board become totally powerless. That means you are dismantling the system. So totally it is a dismantle of the system. So, sir, it is absolutely against the principles of Constitution, and also it is lacking bona fides also. And further, I would like to quote Article 13(2) of the Constitution. Kindly see Article 13(2) of the Constitution, that is Part 3, very specific, that is the laws in consistence with or derogation of the fundamental rights. Sir, Article 13, Clause 2, I quote, "The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in connection of this clause shall not to the extent of the contravention be void."
So, sir, I caution this House, I caution the government that if law is, you can very well pass. You are having absolute majority in the House. But I caution this government, if it go for a judicial scrutiny, definitely this bill will be struck down on the constitutional grounds. It is outside the legislative competence of this House. I'm very sure that is why we are strongly opposing. And finally, sir, it is nothing but, as rightly Sri K.C. Venugopal has said, the reason that coming assembly elections in the state of Maharashtra in particular and other states, we want. I'm saying that is a political. I'm saying I will reply. Piyush Goyalji, I am saying that this is the reasons and objects stated in the objects of reasons. It is lacking bona fides. It is lacking bona fides. That is my stage. So it is. So sir, and a very important thing is, a person who had been practicing for the last 5 years as Muslim can only donate the property, but the non-Muslims can participate in the administration. It is total contradiction, total against equality before law and equal protection of the law. Hence, I appeal to the government, please withdraw the bill, or if you want to insist on this bill, kindly send to some committee for close scrutiny of the bill and let us discuss with the stakeholders. Then only it will be taken into consideration. So I strongly oppose the introduction of the bill. Thank you very much, sir. Shri Thol Thirma Balwan. அவைத் தலைவருக்கு மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். அறிமுக நிலையிலேயே இந்த மசோதாவை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். நாட்டின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கக்கூடிய வகையில், மக்களிடையே நிலவுகிற நல்லிணக்கத்தை பாதிக்கிற வகையில் உள்நோக்கத்தோடு இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்திய உணர்வோடு வாழ்கிற இஸ்லாமியர்களை அந்நியர்களைப் போல காட்டுகிற முயற்சி மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. அவர்களுக்கான சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானதாகும். அரசமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கிற அனைத்து சுதந்திரம் மற்றும் உரிமைகளை எல்லாம் தட்டி பறிக்கக்கூடிய வகையில் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்ட இதில் அரசு தலையிடுகிறது. வக்ஃப் போர்டு நீண்ட நெடுங்காலமாக தனித்து இயங்கி வருவதை நாம் அறிவோம். ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் அந்த சுதந்திரம் இருக்கிறது. இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் மதச்சார்பின்மையை உயர்த்தி பிடிக்கிற நிலையில் அரசு மதம் சார்ந்த நிலைப்பாட்டை எடுப்பது, மதங்களின் சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது மிகுந்த ஆபத்தானது, மக்களின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கக்கூடியது. எனவே இந்த மசோதாவை துவக்க நிலையிலேயே, அறிமுக நிலையிலேயே நான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எதிர்க்கிறேன். இதனை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். அல்லது இதனை ஒரு குழுவுக்கு கலந்தாய்வு நிலைக்கு அனுப்ப வேண்டும், கலந்தாய்வு குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும். Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad.
that is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, सर एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrage. Why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूं. Secondary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं. मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है. आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे. मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं. और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है. आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं. साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे. जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं. उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए. 1 सेकंड भी नहीं. श्री जीएम बाल योगी, नहीं, श्री जीएम हरीश बाल योगी. थैंक यू स्पीकर सर. 1 मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर. मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए.
मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। GM हरीश बाल योगी। Thank you, Speaker sir. We appreciate of the concern with which the government has brought this bill. Properties and lands for religious purpose have been donated in every religion. The purpose of the donors need to be protected. Sir, Speaker sir, I would request through you that please allow me to speak. Please let me. I have heard all of your opinions. आप तो बोलें. Sir, the purpose of the donors need to be protected, but when the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. There is a requirement for the government to regulate and streamline the purpose. It is with this idea the bill has been brought, and we support it, and we believe that the registration is going to help poor Muslims and women of the country and bring transparency. But if a wider consultation are required on this to remove misconception, wrong information being spread, and to educate the purpose of this bill, we have no problem being sent to the select committee. Thank you. माननीय नोटिस आए वो एक मिनट में अपनी बात को कह दें। 1 मिनट। अखिलेश जी, आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। 1 मिनट। एक मिनट प्लीज।
ये इसलिए लाया जा रहा, अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके। कल्याण बनर्जी, I am opposing the legislation. हाँ, Introduction of the legislation. Just first of all, this is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute, 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... एक मिनट प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठे, सब बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पुरस्तावित किए जाने वाले विधेयक के विषय में रूल 72, क्योंकि एक मिनट प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। रूल 72 के अंदर, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, नो प्लीज बैठिए, अभी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, अभी प्लीज बैठिए, देंगे 1 मिनट, बैठिए, आपका नाम होगा तो देंगे लिस्ट में। 1 मिनट प्लीज। रूल 72 के अंदर यदि किसी विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की आज्ञा, परमिशन देने के बाद अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न रखा जाएगा। परंतु जब इस प्रस्ताव पर इस आधार पर विरोध किया जाए कि वो विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायन क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी से परे हो, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर चर्चा की परमिशन दी जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है
कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, रूल के तहत अपनी बात को संक्षिप्त में रख दें दूसरों, और जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, निश्चित रूप से देंगे। ठीक है। मियां अल्ताफ अहमद, मियां अल्ताफ अहमद। मियां जी चालू हो गया, मेरा चालू हो गया सर जी। सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए, इस मुल्क को मुतहद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। Sir, we raised to oppose the introduction of this bill. There are a lot of concerns of the Muslim community. So we want the Muslim community to be taken into consideration before this bill goes any further, sir. I totally agree with the concerns raised by OICG. I think they need to be addressed. Thank you for this opportunity. P. Subarian. P. Subarian. Speaker, sir. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் இந்த பில்லை நான் முழுமையாக வலிமையோடு எதிர்க்கிறேன். இது அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது. நான் தங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, இயற்றப்படுகிற சட்டம் அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானதாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுகிற கடமையும் தங்களுக்கு உண்டு. எனவே இது அரசியல் சட்ட அடிப்படையில் செல்லத்தக்கதல்ல என்பது தெளிவாக தெரிந்ததற்கு பின்னரும் இதை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் இவர்கள் ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை வழிநடத்துவதற்குரிய தகுதியை இழந்து விட்டார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. அது மட்டுமல்ல, குறிப்பாக குறிவைத்து இஸ்லாமியர்களை தாக்குகிற போக்குத்தான் இது. தேசிய விடுதலை இயக்கத்தில் மதிப்பற்ற அதிக உயிர்களை பலி கொடுத்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் தான். அந்த இஸ்லாமியர்களை தேசிய விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கு பெறாதவர்கள் குறிவைத்து வேட்டையாடுவது. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। ये बिल, जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि इनकी जब भी सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुलजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूँगा, इस बिल में
महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है। मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानों को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं गवर्नमेंट ने किया। और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है। यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ इन्होंने, सर खत्म कर रहा हूँ, चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें, और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का काम करे। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं, और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है, क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं।